देखिए, जियोलॉजी का एक लेक्चर है जिससे वो जियो पॉलिटिक्स में वो सच हो गया है। आप जियोलॉजी के किसी भी लेक्चर से पूछिएगा कि व्हेन द कार्बन इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दुनिया की किसी भी चीज को तोड़ दे ऐसी हीट, ऐसा टेम्परेचर जब कार्बन को दिया जाता है तो वो हीरे में कन्वर्ट होता है। और वो कार्बन जो टूटने से इनकार कर दे वो ऐसा हीरा बनता है, फिर उसे दुनिया की कोई चीज नहीं तोड़ सकती। इट बिकम्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ईरान ने अपने अस्तित्व को, ईरान ने अपने वजूद को बरकरार रखकर इस जियोलॉजी के पूरे लेक्चर को जियोपॉलिटिक्स में सच करके दिखा दिया। तारीख कभी कभी ऐसे देश को पैदा करती है। आप सोच कर देखिए, व्हेन द बॉम्ब्स आर फॉलिंग ऑन योर कैपिटल, आपकी राजधानी पर रात दिन बड़ी बड़ी मिसाइल और बम गिर रहे हो, लड़ाई के पहले घंटे में आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया हो, और अगले 9 दिन में 48 में से 36 टॉप कमांड, पूरा का पूरा कमांड स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया। जब दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री ने इतने सारे मिलिट्री, मराइन्स, नेवी और एयरफोर्स जिसका कोई मुकाबला नहीं, उनको मोबिलाइज किया हो, और किस कदर मोबिलाइज किया था इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेन्स तो गिने ही नहीं जा सकते थे। लड़ने वाले जो पानी के जहाज हैं वो तो गिने ही नहीं जा सकते थे। उनको रिफिल करने वाले, यानी उनको बार बार फ्यूल रिफिल करके देने वाले, उन प्लेन्स की गिनती भी नहीं हो सकती थी। इतने सारे उन्होंने लड़ाई के लिए मोबिलाइजेशन किया था। तो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑन अर्थ, और उसके साथ एक ऐसा जिसने R&D तबाह करने में, डिस्ट्रॉय करने में दुनिया की सबसे ऊंची R&D की हो, जिसने लोगों को मारने के लिए जो आधुनिक हथियार बनते हैं उसमें हर रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया हो। और उस वक्त जब आपके रहनुमा कत्ल हो गए हों और आपकी बच्चियों के स्कूल पर बम फेंक दिया गया हो और कई लोग सड़कों पर निकले हों, ऐसे वक्त में मोस्ट इंस्टीट्यूशंस दे क्रैक एंड मोस्ट मेन दे नेगोशिएट फ्रॉम फियर। बड़े बड़े ज्यादातर इदारे टूट जाते हैं, ज्यादातर लोग इसके बाद डर की पोजीशन से बातचीत में उतरते हैं। लेकिन ईरान जब वो उतरा है तो एक उर्दू का फ्रेज यूज करने का मन करता है कि जैसे तवक्कल वेडेड टू अक्ल। तवक्कल मतलब भरोसा अपने रब पर, उसने अक्ल से जब शादी कर दी हो, मतलब उन्हें अपनी सच्चाई पर, अपने मकसद की सच्चाई पर यकीन हो, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता चाहे कितने भी हमारे टॉप कमांडर मर जाए। उनके रणनीतिकार, उनके स्ट्रेटेजिस्ट इतनी ठंडी साफ गोई से बात करते हैं, यानी एक पूरा कैटलॉग बनाया जा सकता है इनक्रेडिबल वर्च्यूज ऑफ ईरानियन लीडरशिप पर। यह होती है वो लीडरशिप जिसे पैदा करना पड़ता है। जैसे हीरा कार्बन के इंटेंस हीट और प्रेशर में तप कर बनता है, सोशल मीडिया पे कोई लीडर पैदा नहीं होता साहब, उसे उतने इंटेंस हीट और प्रेशर से निकलना पड़ता है। जब उसके वर्च्यूज, जब उसकी क्वालिटी, जब उसकी खूबियां कॉन्सेंट्रेट होती है, जब वो इम्तिहानों से गुजरती है, जब वो बार बार परखा जाता है, तब जाकर वो इतना खुलकर अपनी लीडरशिप की अदायगी करता है जिसका मुजाहरा ईरान ने करवाया। आइए मैं आपको कुछ दिखाऊं जियोपॉलिटिक्स की नज़र से नहीं बल्कि अखलाकी नज़र से भी, कि हमें, चाहे आप NGO चलाते हो या आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर ये 16 से 20 क्वालिटीज आना चाहिए। मन तो मेरा ये है, ये कहना का कि काश हमारे देश की क़यादत इन लीडरशिप क्वालिटीज को अपने अंदर उतारे, हमारे देश की लीडरशिप इसको हुआ। तो फरवरी 28, 2026, अभी 1 घंटा भी लड़ाई शुरू हुए नहीं हुआ था, खबर आई कि सुप्रीम लीडर, जिनको आप इंग्लिश में कह सकते हैं द ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक का मरकज, सेंटर, आयतुल्लाह अली खुमैनी शहीद, ये 37 ईयर्स से जिसने क़यादत दी हो, जो मरकज हो, जो सेंटर माइंड हो, जिन्होंने इस दिन की तैयारी की हो, वो पहले घंटे में उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन बात वहीं नहीं ठहरती, उसके बाद IRGC कमांडर को भी मार दिया गया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भी मार दिया गया, और 48 में से टॉप 36 कमांड स्ट्रक्चर को पूरी तरह दरहम बरहम करके रौंद दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास याद रखेगा, तारीख याद रखेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि, और आप इतिहास की किताबों को पढ़ना, खासकर
एंशिएंट और मीडिएवल एजेस की किताबों को कि अगर हम सेंट्रल राजा को मार दें तो फिर उसकी सेना तितर बितर भागती है। लेकिन यहां कुछ और हुआ। जैसे आयतुल्लाह अली खमैनी साहब को शहीद किया गया, हिंदी का एक वर्ड है निरंतरता, कंटिन्यूटी का वादा, द वर्ड कंटिन्यूटी, उसके लीडर सारे एकजुट हो गए। और जैसे हर कोई तैयारी में बैठा था, इस सीन को उसने कई बार रिहर्स किया था, एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत। अभी इस बात को पूरी तरह से डेड बॉडी को हटाया भी नहीं गया था, वहां से उसे बरामद भी नहीं किया गया था। एक नई क़यादती काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया और उनके जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आके कहा कि ये सिलसिला कुछ ही दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। 3 मेंबर्स की जो रुकनी काउंसिल है वो हुकूमत चलाएगी जब तक एक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब ना हो जाए, उसे चुन ना लिया जाए। होना तो यहाँ ये चाहिए था, एक पैनिक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए था। कैपिटल राजधानी से एक फ्लाइट में कुछ नेता उड़कर भागते हुए दिखने चाहिए थे, या फिर जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस और ग्रुप्स होते हैं उन्हें सत्ता के लिए एक दूसरे को धकेलना और अफरा तफरी का माहौल शुरू होना चाहिए था। लेकिन फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज करने का मन करता है जो लीडरशिप को बहुत शोभा देता है, इसे कहते हैं रिमार्केबल रेजिलियंस। रिमार्केबल रेजिलियंस यानी काबिले जिक्र लचीलापन। जब ये सब हो रहा था और रोज खबर आ रही थी आज 4 कमांडर मारे गए, आज 9 कमांडर मारे गए, जो बची हुई उनके कमांडरों की फौज थी वो डिफायंट स्टेटमेंट यानी अड़िग बयान देती थी। बयान देते वक्त उनके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं होती थी। मार्कस ऑरेलियस की एक किताब है मेडिटेशन, उसको पढ़ना चाहिए। द रैशनल सोल्स दे फाइंड इट्स हाईएस्ट एक्सप्रेशन नॉट इन ईज बट इन रेजिस्टेंस। जो ज़हीन रूहें होती हैं वो अपनी बुलंदी का इजहार आसानी में नहीं करती साहब। जो ज़हीन रूहें होती हैं वो अपनी बुलंदी का इजहार आसानी में नहीं करती, मुकाबले में करती हैं, मुकाबले में करती। और जो इंस्टीट्यूशंस थे, सोचिए 3 लोगों की काउंसिल ने अगले लीडर को चुनने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशंस वर बिल्ट अराउंड एन आइडिया रादर देन अराउंड अ मैन। एंड व्हेन यू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, किसी फिलॉसफी, किसी फिक्र के इर्द गिर्द जब आप संस्थानों को बनाते हैं तो फिर किसी इंसान के मरने के साथ वो संस्थान नहीं ढह। इंसान के मरने के साथ वो संस्थान, वो इंस्टीट्यूशंस नहीं मरते। आपको मालूम है पहली शिकस्त अमेरिका और इजराइल को कब मिली? जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि ईरान रेजिम के टॉप लीडरशिप को पूरा कोलैप्स कर देने के बावजूद, उनके सुप्रीम लीडर को मार देने के बावजूद ईरान को बाल भी बाका नहीं हुआ। उसके बावजूद वो लोगों का जो रेजिलियंस है, उनके बर्दाश्त करने का और झटके झेलने की जो काबिलियत है, इस चीज ने उनको हैरान और सरप्राइज करके रख दिया। वो हैरान थे क्योंकि उनको लगता था कि पूरी की पूरी इस्लामिक डेमोक्रेसी एक शख्स पर टिकी है। यही तो हमारा प्रोपोगंडा है जो हमने पूरी दुनिया से कहा है कि यहाँ पर एक डिक्टेटर है जो रूल करता है। अब आप सोचिए साहब, वो डिक्टेटर ने अपने इर्द गिर्द नहीं बल्कि एक फिलॉसफी के इर्द गिर्द कितने इंस्टीट्यूशंस और कितने संस्थान, मतलब ईरान ने 47 इयर्स अपने प्रोपोगंडा को उल्टा साबित करने में लगा दिए। और तारीख अब गवाह है कि कौन जीता लास्ट में। वो अजम्पशन की एक इंसान है जो तानाशाह है, जो पट्टी हमें पढ़ाई जाती है, उसे उन्होंने गलत साबित कर दिया। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फोर्टिट्यूड, संस्थागत मजबूती, इदारों की मजबूती। इंस्टीट्यूशनल फोर्टिट्यूड, द करेज टू हैव बिल्ट अ सिस्टम दैट डज नॉट नीड यू टू सर्वाइव। एक ऐसा इदारा कायम करना जिसके बचे रहने के लिए आपके बचे रहने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग इदारे चलाने का, अब मैं क्या बोलूं, इसके आगे छोड़ देते हैं, लेकिन वो सब लोग सारे इदारे को एक इंसान के इर्द गिर्द, उसकी शख्सियत के इर्द गिर्द कायम करते हैं। लेकिन ईरान की लीडरशिप की जो दूसरी बात थी वो तो और दिल में उतरने वाली थी। इसे कहते हैं द डिग्निटी ऑफ डिफायंस, नोइंग वंस वर्थ अंडर द बूट। इनकार करने की गैरत, जूते के तले भी अपनी कदर को पहचानने की ये खास चीज। जूते के तलवे के नीचे जब आपको रगड़ा जाए तब भी आप अपनी कदर जानते हो।
मार्च 9, 2026, 9 दिन हो चुके थे इस तबाहकुन जंग को शुरू हुए। तेहरान हेवीली बॉम्ब था और आपको पता है डबल टैपिंग मेथड से इजराइल ने पहले स्कूलों को उड़ाया, हॉस्पिटल्स को उड़ाया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ ईरान के जितने छोटे छोटे सेंटर्स थे उनको उड़ाया, उसके बाद पुलिस स्टेशंस को उड़ाया, उसके बाद एक अपील की कि रोड पे निकलो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बैराक्स को उड़ा दिया, ये उम्मीद में कि लोग अब जब निकलेंगे तख्ता पलटने तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को उड़ा दिया, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस उड़ाने के बाद जो नजदीकी हॉस्पिटल था जहां घायलों को लेकर भागने वाले थे, जख्मियों को लेकर लोग, उस जगहों को भी उड़ा दिया ताकि कोई उम्मीद ही बाकी ना रहे। लेकिन 9 दिन बाद इनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब आते हैं पीबीएस न्यूज आर पे, और महसूस तो ये हो रहा था कि अब ये यहाँ रोएंगे या एक जज्बाती अपील करेंगे या लोगों के अंदर जो उनके जमीर को झंझोड़ेंगे, पूरा अमेरिका सुन रहा है। वो आए और कहा, वी आर स्टेबल एंड स्ट्रांग इनफ एंड वी आर ओनली डिफेंडिंग अवर पीपल फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ अग्रेशन। हम मुस्तहकम हैं, हम काफी मजबूत हैं, हम पर जुल्म हुआ है और इस जुल्म से हम अपने लोगों की हिफाजत कर रहे हैं और हमें कोई वजह नजर नहीं आती कि हम अमेरिकियों से बात क्यों करें। हमें कोई वजह नजर नहीं आती कि हम अमेरिकियों से बात क्यों करें। We don't see any reason why we should talk to Americans. ये डिफायंट एटीट्यूड, ये शेखी बघारना नहीं है। मैं ये लेक्चर उस कम्युनिटी को सुना रहा हूं जो हर बात में सिर्फ शेखी बघारती, हर बात पे सिर्फ शेखी बघारती। मैं कितने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि जहां मुझे बोलने के लिए बुलाया जाता है, मुझे गुलदस्ता मोमेंटो मत दीजिए, मुझे 100 कोड़े मारिए और मेरे जैसे हर इंसान को 100 कोड़े मारिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना अच्छा बोलते हैं जिससे दुनिया बदल सकती है, तो फिर आपकी खुद की कम्युनिटी का ये हाल क्यों है? सिवाय 100 कोड़ों के इस वक्त कोई और इज्जत बख्शी नहीं जानी चाहिए इस कौम के थिंकर्स को, है ना? तो उन्होंने शेखी नहीं बघारी साहब, ये गैरत थी। दिस वॉज डिग्निटी, दिस वॉज एजर्शन ऑफ सेल्फ वर्थ और अपनी कदर का ऐलान था। और पता है किस वक्त? उस वक्त जब इस कदर को छीनने के लिए हालात बनाए गए, जब ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि अब आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। आप एक ऐसा रिस्पॉन्स चुन रहे हैं जिसने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट को हिला के रख दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने ट्वीट किया, होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। एक ऐसा सेंटेंस जिसने ना सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के हर उस पुराने सिविलाइजेशन जैसे हम हैं, इंडिया के लोग, उन सबको बहुत छोटा महसूस करवाया। वो चाहते थे कि ईरान साइकोलॉजिकल प्रेशर में आए, वो अपने आप को छोटा महसूस करे, डिफीटेड, डेस्परेट, स्मॉल। ये फीलिंग ऑफ बीइंग स्मॉल, छोटा, मगलूब, बेबस महसूस करना। लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन ने अपने आप को कैसे समेटा और इनकार किस गैरत के साथ किया, वो भी अमेरिकन टेलीविजन पर बमबारी के बीच। ये बात ईरान के सिविलाइजेशन के लोग ही जानते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी ताकत किसी न्यूक्लियर वेपन में नहीं है, हमारी ताकत इनकार में है। हमारी ताकत किसी न्यूक्लियर वेपन में नहीं है, हमारी ताकत इनकार में है। यहाँ पर ना एक सेकंड लेकर एक फिलॉसफी समझाना चाहता हूँ। बड़े बड़े शादियों में खर्चा करने वालों, महंगी कारों और महंगे मोबाइल फोन्स लेकर विदेश यात्राओं पे जाने वालों, ये तुम्हारी कोई तारीफ नहीं है। तुम्हारी तारीफ ये है, क्या तुमने उस दिन के लिए कुछ पैसा बचा के रखा है जब तुम्हारी गैरत को ललकार कर तुम्हें झुकाया जाए और तुम झुकने से इनकार करो? इसे अमीरी कहते हैं। ये फ्लेक्सिंग ऑफ योर वेल्थ, ये कोई और शय है साहब। और गैरत के साथ उस वक्त खड़े होना, उन कंडीशंस में खड़े होना, ये कोई और शय है साहब। जैसे इंडिया, उसकी अपनी 5000 साल का ट्रेडिशन और हिस्ट्री है साहब। हमारे कंधों पे हड़प्पा मोहनजोदारो से लेकर हर वो जो बाहर से आया, और सबसे पहले आर्यंस बाहर से आए और उसी ईरान के रास्ते आए। ये जो कहते हैं ना बाहर से आए, जी साहब बाहर से नहीं आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए और इसकी डस्ट में असिमिलेट हुए, इसकी हवाओं में से हवा बने।
इसकी मिट्टी में से मिट्टी बने, इसके पानी में उनका खून और पसीना बहा, तब जाकर वो कल्चर आया जिसे हम मुगलिया सल्तनत कहते हैं, और जिसका मुकाबला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई भी, कैम्ब्रिज शॉर्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कुछ भी खरीद लीजिए, दुनिया के किसी कल्चर में ये ताकत नहीं है कि मुगलिया कल्चर से वो मुकाबला कर सके। एंगुस मेडिसन ले लीजिए या शशि थरूर की किताब ले लीजिए, दुनिया की कोई किताब उठा लीजिए। अब यहाँ पे जो सुनने वाली बात है वो ये है, जब आप किसी सिविलाइजेशन से आते हो, आपके कंधे पर एक इज्जत का भार होता है, एंड दिस इज अनट्रांसलेटेबल। अरेबिक पर्शियन कंसेप्ट ऑफ ऑनर और डिग्निटी है। मतलब आप अगर झुक गए तो सिर्फ आप नहीं झुकोगे, एक 5000 साल की सभ्यता, सिविलाइजेशन को आप झुका दो। तो उन्होंने क्या किया साहब, बहुत सुनने वाली बात है। ये चीज कुरान से लेके इमाम हुसैन से लेके इकबाल के शिकवे तक है, और वो बहुत सुनने वाली बात है। आपकी सिविलाइजेशन और आपके हिस्ट्री को जब सरमन बनाकर इबादत गाहों में गूंजा जाए, आपके हिस्ट्री और आपके सिविलाइजेशन को जब उस ऑनर और उस प्राइड के साथ अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के दिलों में बिठाया जाए, आपके सिविलाइजेशन का वो स्वाभिमान। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, अमेरिका और इजराइल इस उम्मीद से बम बरसा रहे हैं कि ये उनकी हिम्मतें तोड़ देगा, सरेंडर करने पे मजबूर कर देगा। अरे जिस इबादत गाहों में, जिन मस्जिदों में जहां इबादत करने लोग जाते हैं, वहां शहादत ही उनका फेस्टिवल है, शहादत ही उनकी इबादत। तो जहां पर शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए 10-10 दिन साल में रखे जाते हैं, वहां आसमान से जब आप बम गिराएं इस उम्मीद के साथ कि ये हिम्मत तोड़ देगी, उल्टा है, ये हिम्मतों को और पवित्र कर देती। ये क्या बम हिम्मत तोड़ेंगे जिसका जज्बे, जुनून और ज़मीर तैयार बचपन से हुआ है शहादत को सेलिब्रेट करके। उल्टा है, जब आयतुल्लाह अली साहब से कहा गया कि आपको ये घर छोड़ देना चाहिए, हो सकता है ये पहला निशाना बन जाए, ऐसा हमारे पास इंटेलिजेंस है, उन्होंने कहा मैंने इंस्टीट्यूशंस कायम कर दिए, मैंने लीडर्स की चेन ऑफ कमांड कायम कर दी, अब मैंने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ शहादत को चुना है। मेजर ऑफ वंस ओन वर्थ दुश्मन नहीं बताएगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपका अपना गैरतमंद इनकार, डिग्निफाइड डिफायंस बताएगा कि आपकी हैसियत क्या है। और जितना एग्जिस्टेंशियल प्रेशर हो उतना वो रिफ्यूजल बड़ा और महान हो। ये हमें राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी सिखाया, ये नेल्सन मंडेला की भी हिस्ट्री है। जितना प्रेशर हो, एग्जिस्टेंशियल प्रेशर हो, 27 साल रॉबिन आइलैंड में हम आपको रखेंगे साहब, आपके चेहरे पे रोज सवेरे कोई पेशाब करे, हम आपको घर से निकलने नहीं देंगे, हम आपको करवट नहीं लेने देंगे, उसके बाद आप डिग्निफाइड डिफायंस करें तो महानता इस लफ्ज का सिनोनिम आपको कहा जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और चीज की जो बहुत सीखने लायक है, उन्होंने तैयारी की जहानत के साथ। उनके कमांडर ने कहा कि वी हैव टेकन सम 2 decades आउट, वी हैव स्टडीड US defeats, the defeats that US has inflicted। हमने हर अमेरिका की फौज ने दुनिया को जो शिकस्त दी है उसको पिछले 20 साल से पढ़ा है, उसके लेसन्स और विजडम्स को जमा किया है, और हमने वो लेसन्स को अपने अंदर जज्ब किया है। वो सबसे पहले अमेरिका का जो मॉडल है बॉम्बिंग ऑफ कैपिटल, हमने अपने कैपिटल हेडक्वार्टर्स को इतना डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड किया है कि आप अगर हमारे तेहरान को जर्रे में भी बिखर देंगे तो हमारे कमांड स्ट्रक्चर पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप सोचिए, ईरान में एक टाइल्स आती है जिसमें ना चेकर्स बने होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं, इसको मोजाइक टाइल्स कहते हैं। ये ईरान की खास चीज है, बड़ी खूबसूरत होती है। ये ईरानियन आर्किटेक्चर इंडिया ने अपने अंदर जज्ब किया था। हमारे यहाँ मुगलिया काल की बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें ये मोजाइक टाइल्स मिल जाएगी। एक बड़ी टाइल्स में छोटे छोटे खाने हुआ करते हैं, इसी तरह एक ईरान में उन्होंने छोटे छोटे खाने में डिवाइड कर दिया। और प्रैक्टिकल विजडम यानी अमली दानाई के चलते उन्होंने हर एक पार्ट का अपना एक कमांडर और उसके नीचे 5 कमांडर, और शुरुआत के 4 को ये बताया कि तुम मरने वाले हो तो 5वें को क्या करना है। मैं 5 तो
सिर्फ इस लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ, पता नहीं एक के नीचे एक के नीचे एक कितने डिसेंट्रलाइज्ड कमांड थे और उनको क्या पता था। उन्हें यह बताया गया कि एक वक्त आएगा जब कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। उस वक्त हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे कि तुम्हें क्या करना है, तो सुन लो आज कि तुम्हें उस वक्त क्या करना है। आप सोचिए कि एक एक छोटा ड्रोन जो यूएई और दुबई पे गिरा है, 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां से विड्रॉ हुआ है। आप सोचिए कि ट्रंप ने यह कहा कि हमने इस हमले को कम से कम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिहर्स किया। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये पलट कर ईरान, इजराइल या अमेरिका को नहीं मारेगा, पलट कर ये अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को जो अरब एलाइज के यहाँ हैं, जिससे हमारा हम पेट्रोल डॉलर में तेल बिकवाते हैं, उन सारे यूएस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को पलट पलट कर ईरान मारे। और ईरान ने ये तैयारी फरवरी 2026 से सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत वहां जाकर उनको बता दी थी कि जब हमला होगा ना साहब, तो हम आपके यहाँ हमला करेंगे, लेकिन आपके यहाँ हमला नहीं, हम अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे। अब आप सोचिए कि मोज़ाइक डॉक्ट्राइन के चलते हर कम से कम 36 IRGC के सब कमांड्स थे, जो कि अब सारे ऑटोनॉमस थे। इन्हें पता था कि इन्हें क्या करना है। इन्होंने अपना खुद का निजाम तैयार किया हुआ था। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड थी, इनका अपना आर्सेनल और हथियारों का जखीरा था। और हर IRGC यानी मोज़ाइक टाइल्स के हर एक खाने के पास अपनी ड्रोन और मिसाइल सिटी थी जो अंडरग्राउंड थी। वो ड्रोन और मिसाइल सिटी में से एक भी खराब नहीं कर पाया इजराइल। इस वजह से भी वो चुपचाप। और IRGC का ऐसा नहीं था कि बड़ी गिनी चुनी, हर 36 कमांड के पास कुछ रिडंडेंट हेडक्वार्टर्स थे, दिखाने के लिए हेडक्वार्टर्स थे, ताकि वहां हमला हो और वहां उनकी मिसाइलें बर्बाद। ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी, लेसन्स लर्न, नॉलेज गेन्ड। ईरान बार बार कहता था कि इस बार दोबारा वार पर लौटने पर वी विल फीचर मैनी मोर सरप्राइजेस। एक बार और जंग में वापसी करिए, दुनिया हैरान और हक्का बक्का रह जाएगी। इस बार हम ऐसी चीजें दिखाएं। 2024 में द पावर ऑफ निगोशिएशन, ये किताब है जो हमें पढ़नी चाहिए। लेक्चर लंबा हो गया है, चलिए मैं अगले लेक्चर में ले चलूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्कूलें, इसका सिलेबस जो लोग तय कर रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। आपको अपने बच्चे को वो पढ़ाना चाहिए जो वाकई AI के इस जमाने में उसके काम आए। कान खोल के सुनिए मेरी बात। और अब वो वक्त आ गया है कि आपको किसी के अंडर नौकरी करके अपनी जान देकर सारा प्रॉफिट की मलाई वो ले जाए। इससे अच्छा है हमें AI का इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस खोलना चाहिए। एक दिन आपकी आंख खुलेगी, या पता नहीं, उम्मीद है कि नहीं कि कभी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मैं नहीं जानता। पर मेरा काम है आपके ज़हनो गुमान पे दस्तक देना, वो मैं दे रहा हूं। अपने बच्चे को अलिफ्स अकेडमी में भेजिए। द पावर ऑफ निगोशिएशन में इनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब लिखते हैं, बाजार की बार्गेनिंग ये पर्शियन सिविलाइजेशन और पर्शियन कल्चर का एक जबरदस्त हिस्सा है। बाजार बार्गेनिंग के बारे में वो बताते हैं कि साहब ये कोई कनिंग चीज नहीं है, ये सच खोजने का सबसे सही तरीका है। बाजार की कीमतों का ऐलान ऊपर से नहीं होता, बल्कि सस्टेन्ड, पेशेंट, आइटरेटिव एक्सचेंज से, बार बार मुसलसल कड़े अंदाज में सवाल पूछ कर, मुसलसल सब्रमंद दोहराव वाले तबादले के जरिए किसी चीज की असली कीमत मिलती है। यही काम उन्होंने अपने निगोशिएशंस में किया, सस्टेन्ड, पेशेंट, आइटरेटिव एक्सचेंजेस में। और वो लिखते हैं अपनी किताब में, नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, द ट्रू प्राइस ऑफ एनीथिंग इंक्लूडिंग द पीस एंड सोवरेनिटी। आपको शांति और आपको संप्रभुता, ये अमन नहीं मिलेगा जब तक कि आप लगातार मुसलसल सब्रमंद दोहराव वाले तबादले के जरिए सच्चाई और असलियत की तह तक जाने तक चीजों को दरियाफ्त नहीं करें। अमेरिका ने सोचा कि जिस्म का सर काट देने भर से ईरान थोड़ी देर में तड़प कर ठंडा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था, आइए नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूं कि पिछले 47 सालों में ईरान ने एक ऐसा जिस्म तैयार किया है जो बिना सर के जिंदा रह सकता है। पढ़ाइए अपने बच्चों को, गैरत लाइए, अमीरी की शेखी मत बघारिए,
गैरतमंद इनकार के दिन के लिए तैयारी करिए। एक एक रुपया अपने और अपने देश और अपने समाज की कामयाबी में झोंकिए। थोड़े दिन बाद आपके ये पैसे किसी काम नहीं आएंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।